यहाँ हर पत्थर को जो है देवी देवता मानते हैं और पता नहीं कहाँ छेड़खानी हमसे हुई, कहाँ गलती हमसे हुई। The river is locked behind barrages and dams. So instead of a gaining river, it is becoming a losing river. धरती का तीसरा ध्रुव कहा जाने वाला हिमालय। भारत में पश्चिमी हिमालय के कई ग्लेशियर मिलकर विशाल गंगोत्री ग्लेशियर बनाते हैं और यहीं से भागीरथी नदी का उद्गम होता है। 238 ग्लेशियर और 2 लाख वर्ग किलोमीटर में होने वाली बरसात इस नदी को लगातार आगे बढ़ने की ताकत देते हैं। लेकिन बीते 30 वर्षों में भागीरथी और उसकी सहायक नदियों का प्रवाह लगातार कमजोर पड़ा है। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में 50 से भी ज्यादा छोटी बड़ी बांध परियोजनाओं ने गंगा और उसकी सहायक नदियों को बांधा है। नदी पर बहुत सी जगहों पर बांध और बैराज हैं। हम जब कभी नदियों की बात करें तो ये चीज ध्यान में रखनी चाहिए कि साफ और मुक्त प्रवाह वाली नदी, बांध और बैराज एक साथ फिट नहीं बैठते हैं। अगर हम किसी नदी से इतना ज्यादा पानी निकाल लेंगे तो वो मुक्त और स्वस्थ प्रवाह वाली नदी नहीं रह सकेगी। विशाल बांधों के पीछे बनी बड़ी बड़ी झीलें दिल्ली, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में 27 करोड़ से ज्यादा लोगों को हर दिन पीने का पानी मुहैया कराती हैं। लेकिन ये मानव निर्मित झीलें स्थानीय जलवायु को प्रभावित करती हैं। उत्तराखंड में प्राकृतिक आपदाओं की रफ्तार अभूतपूर्व रूप से तेज हुई है। सदियों से इन दुर्गम इलाकों में रहते आए लोग अब घबराने लगे हैं। नदियों में तबाही के अस्थिपंजर बिखरे पड़े हैं। जाना है तो सो गए। अब बोलते लोग कि भले हमारा मकान है, गाय है, पाई है, पैसा है, घोड़ा है। जब जिंदगी नहीं है तो क्या करना, तो घोड़ा बांधे पाई पैसा पे क्या करना, धन दौलत। इन नदियों की ताकत से बनाई गई बिजली दिल्ली, राजस्थान, जम्मू, कश्मीर, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की जरूरतें पूरी करती है। टिहरी डैम का पानी तो 300 किलोमीटर दूर दिल्ली और एनसीआर तक पहुंचता है, लेकिन इस सप्लाई की बड़ी कीमत चुकानी पड़ रही है। बड़े प्रोजेक्ट्स और बड़ी निर्माण परियोजनाएं इन छोटे हिमालयन राज्यों की राजनीतिक अर्थव्यवस्था का हिस्सा सा बन चुकी हैं। ये राज्य सरकारें पैसा जुटाने के लिए जूझती हैं। ऐसे में बांध या दूसरे बड़े कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स उन्हें फंड जुटाने के रास्ते की तरह दिखते हैं, लेकिन दुर्भाग्य से इनके साथ ऐसे नतीजे भी आते हैं। पहाड़ों से नीचे उतरने के बाद गंगा उत्तर भारत के विशाल मैदान का रुख करती है और यहाँ इसे कई बैराज रोकते हैं। ये बैराज नदी के ज्यादातर पानी को सिंचाई के लिए बनाई गई नहरों में धकेलते हैं। अपर, मिडिल, ईस्ट और लोअर गंगा कनाल के पूरे सिस्टम की लंबाई 6,582 किलोमीटर है। ये नहरें करीब 9 लाख हेक्टेयर जमीन को सींचती और 13 जिलों को पीने का पानी देती हैं। लेकिन इनकी वजह से नदी हर सेकंड औसतन 250 से 300 घन मीटर पानी खोती है। गंगा के घटते जल स्तर का असर अब इन नहरों पर और उनके आसपास बसने वाले किसान भी महसूस करने लगे हैं। पानी का असर, पानी ऐसा है, पानी तो ग्राउंड लेवल में नीचा तो नहीं है, लेकिन पानी है बेकार, वो फसल के मतलब का नहीं है। उससे हम फसल की सिंचाई नहीं कर सकते। अगर उसको देंगे फसल में तो वो फसल को खराब कर देता है। वही हिसाब किताब ऐसा है नहर का पानी। अब सरकार को आप देख रहे हो, ये पानी इधर जो इसमें आ रहा है, सरकार को दिख रहा है इसमें पानी है, लेकिन आप अगर इसको खेतों में दोगे तो आपको 15 दिन बाद इसका रिजल्ट आपको खेत में दिखने लगेगा।
नहरों से दूर रहने वाले किसान सिंचाई के लिए पूरी तरह भूजल पर निर्भर हैं। लेकिन 1960 के दशक की हरित क्रांति के बाद से उत्तर भारत के बड़े इलाके में भूजल का स्तर लगातार नीचे गिर रहा है। जिन इलाकों में कभी 20 फुट पर पानी मिल जाता था, आज वहां भूजल 150 से 200 फुट की गहराई तक गिर चुका है और वो खारा भी होने लगा है। यहाँ पे ग्राउंड वाटर पहले से अधिक मात्रा में कम हो चुका है। कम से कम 80 फुट के आसपास नीचे जा रहा है। तो यहाँ जो ट्यूबवेल है हमारे, पहले तो कम रहे, 100 के आसपास रहते थे, अब 150 फुट है और 160 भी है। तो मात्रा में पानी घटता जा रहा है ज़मीन का और खारा भी होता जा रहा है। ये बहुत बड़ी समस्या है। भारत दुनिया में सबसे ज्यादा भूजल निकालता है। सेंट्रल वाटर कमीशन ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक देश में 1.3% पानी औद्योगिक इस्तेमाल के लिए, 6.6% घरेलू उपयोग और 6.5% अन्य कामों के लिए इस्तेमाल होता है। लेकिन खेती के पुराने तौर तरीके इन सब पर भारी पड़ते हैं। भारतीय किसान 85.3% भूजल निकालते हैं। अब वैज्ञानिक चेतावनी दे रहे हैं कि अगर भूजल का दोहन इसी तरह जारी रहा तो आने वाले सालों में पैदावार 20 से 30% कम होगी और अंत में नदियां भी मारी जाएंगी। Withdrawal of the groundwater. भूजल दोहन का असर ये हुआ है कि अब भूजल को रिचार्ज करने वाली नदी का पानी भी शहर निकाल रहे हैं। इनकी वजह से गंगा पानी पाने के बजाय अपना जल खो रही है। Gaining river, it is becoming a losing river. IIT खड़गपुर की एक रिसर्च के मुताबिक उत्तर और पूर्वी भारत में भूजल रिचार्ज होने के बजाय सूख रहा है। फैलती आबादी और घटती हरियाली का असर अब गंगा पर दिखने लगा है। यहाँ मौजूद वेटलैंड्स भूजल को रिचार्ज करते हैं और नदी को देते हैं। Recharge the water and give to the river. लेकिन भारत में तालाब, पोखर, डूब क्षेत्र या आर्द्र भूमि कहे जाने वाले वेटलैंड्स की भी हालत खस्ता है। ज्यादातर वेटलैंड्स अतिक्रमण और रिहाइश का शिकार हो चुके हैं। इसके चलते भी बाढ़ का असर और घातक होता जा रहा है। बीते 30 साल के आंकड़े दिखाते हैं कि बाढ़ अब पहले से कहीं ज्यादा बड़े इलाके में फैलने लगी है। अतीत की नासमझी भी इसके लिए जिम्मेदार है। ये आज से नहीं है। आजादी से पहले भी बहुत से निचले इलाकों को मच्छर पैदा करने वाले इलाके माना जाता था। वहाँ पानी ठहर जाता था और गंदा हो जाता था और वहाँ से मलेरिया होता था। इन इलाकों को ढकने और वहाँ निर्माण करने पर जोर दिया गया। गंगा यमुना के विशाल मैदानों में जहाँ बाढ़ और बरसात का पानी जमा होता था, अब वहाँ इंसानी आबादी और उसका कूड़ा करकट फैला है। अध्ययन बताते हैं कि गंगा को रिचार्ज करने वाले 70% वेटलैंड्स आज बेहद बुरी हालत में हैं। बाढ़ वाले इलाकों में वेटलैंड्स की प्रोटेक्शन बहुत जरूरी है। ग्राउंड वाटर के लिहाज से ये बहुत ही जरूरी है। ये एक अहम तरीका है जिसके जरिए नदी को आप पानी वापस दे सकते हैं। तभी नदी का एनवायरमेंटल फ्लो बरकरार रहेगा, वरना नदियां बहुत जल्द सूख जाएंगी। IIT खड़गपुर के ही शोध में पता चला कि 1970 के मुकाबले आज गंगा कितना पानी खो चुकी है। इसके पीछे भूजल का सूखना और वेटलैंड्स का गायब होना एक बड़ी वजह है। सबसे बड़ी चिंता की बात तो यह है कि 2016 से नदी उल्टा भूजल को भरने की कोशिश कर रही है। ऐसा पहले कभी नहीं देखा गया। मॉनसून को छोड़ दें तो बाकी समय पानी की कमी से जूझ रही हिंदुओं की पवित्र नदी अपने श्रद्धालुओं से भी परेशान हो रही है। उसके पूरे सिस्टम में कीटनाशकों से भरे फूल बढ़ रहे हैं। भारत में हर साल गंगा में 80,000 टन से ज्यादा फूल बहाए जाते हैं। इन फूलों को उगाने में इस्तेमाल होने वाले सारे कीटनाशक नदी के पानी में घुलते हैं और उसे बहुत ही विषैला बना देते हैं। भारत और बांग्लादेश में हेपेटाइटिस और हैजे की बीमारी के पीछे ये एक बड़ी वजह है। आखिर में ये रसायन भूजल के साथ मिलते हैं और कभी न ठीक होने वाला नुकसान पहुंचाते हैं। पश्चिम बंगाल में मौजूद फरक्का बैराज भी एक बड़ी समस्या है।
बिहार के नेताओं के मुताबिक फरक्का राज्य में आ रही भयावह बाढ़ के लिए जिम्मेदार है। बाढ़ के कारण बैराज के ऊपरी और निचले इलाकों में रहने वाले लोग पलायन करने पर मजबूर हो रहे हैं। मुझे लगता है कि फरक्का बैराज के बारे में भी आमतौर पर ज्यादा बात नहीं की जाती है। इसकी बात सिर्फ जल कूटनीति या चुनावों के दौरान ही की जाती है। लेकिन अगर आप संजीदा तरीके से देखेंगे तो इसे लेकर बांग्लादेश की अपनी परेशानियां हैं और भारत की भी। जमीन निगलती नदी, वो भी फरक्का के ऊपर और नीचे, क्योंकि बैराज ने अप्राकृतिक रूप से नदी के प्रवाह को प्रभावित किया है। गंगा के पानी में घुली 70 करोड़ मीट्रिक टन से ज्यादा गाद का करीब आधा हिस्सा फरक्का बैराज रोक देता है। फरक्का से आगे गंगा की एक धारा पद्मा बनकर बांग्लादेश में दाखिल होती है और दूसरी हुगली भागीरथी बनकर गंगा सागर की तरफ। लेकिन दोनों धाराओं में इतनी गाद ही नहीं बचती कि वे धरती के सबसे बड़े डेल्टा सुंदरबन को सेहतमंद बनाए रखें। यही वजह है कि समुद्र का बढ़ता जल स्तर और सिल्ट की कमी के कारण सुंदरबन और उसके बाशिंदे डूबते जा रहे हैं। भारतीय उपमहाद्वीप के अनगिनत जीवों और वनस्पतियों में प्राण फूंकने वाली गंगा अपने अस्तित्व के लिए जूझ रही है और ये बात हिमालय भी जानता है और हिंद महासागर भी।